Hello everyone, welcome back to the channel. This is chapter number 2 of entrepreneurship and new venture planning. So already we have done chapter number 1 and today we are going to complete our chapter number 2 and sorted we will complete today unit number 1 of your entrepreneurship and new venture planning. So I hope you will enjoy this session and let's start our session with the PDF which we have done in चैप्टर नंबर 1. सो आप सब लोग मुझसे कह रहे थे कि आप प्लीज़ लिंक दे दो चैप्टर नंबर 1 का जो पीडीएफ है उसका. तो मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 यानी ओवरऑल यूनिट नंबर 1 का मैं पीडीएफ इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हो. एंड आई होप आप सबने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. तो अगर नहीं किया है तो मैं उसका आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगी, सबसे पहले वो कंप्लीट करके आओ, दिन ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. करेक्ट है. तो चलिए आज का अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें. दिस इज यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लान. सो आई होप आप सभी को यहाँ पे पीडीएफ शो रहा होगा. तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे 3 जो ये पॉइंटर्स है उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. दिस इज चैप्टर नंबर ये 1 के पॉइंटर्स हैं. कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ये तीनों पॉइंट्स हमारे चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट्स हैं. सॉरी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. आज की क्लास में हमें ये 4 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं कि रोल क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में इनोवेटर की तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की, क्या अपॉर्चुनिटीज वो लोग क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास क्या सप्लीमेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो लोग क्या कंप्लीशन करते हैं वो हम पढ़ेंगे, और क्या वो स्टेबिलिटी लाते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एज ए एंटरप्रेन्योर. तो वो सारी चीजें हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे. दिस इज योर चैप्टर नंबर 2. उसके लिए मैं थोड़ा सा पीडीएफ आप लोगों के लिए ओपन करती हूँ. ठीक है. सो दिस इज योर स्टार्टिंग ऑफ. आई होप आप सभी को अच्छे से पीडीएफ शो हो रहा होगा एंड आई एम विजिबल. आई होप कि अच्छे से आप लोगों को आवाज सब कुछ क्लियर होगा. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे वाइएबल क्या है. सब आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना हमारी कंट्री में किस पे डिपेंड करता है, हमारी ट्रेडिंग पे, हमारी इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, इस पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली. तो मैं आप सभी से बात कहूँ, ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो आपके पास पैसों की प्रॉब्लम होगी. पैसों की प्रॉब्लम होगी तो अगर आपका, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी कंट्री की वजह से आती है. तो ऐसा नहीं है. जब हमारी कंट्री में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसकी वजह से हमारी कंट्री में जब पैसा आता है, बाहर का पैसा आता है यहाँ पे, वो ज्यादा अमाउंट में चेंज होता है. उसकी वजह से हमारी कंट्री में यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब बढ़ता है, पैसा एक्सचेंज होता है, वहां पे हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे होती है. तो मैं यहाँ पे कल मैंने आप सभी को बता दिया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर्स को होते हैं, एंटरप्रेन्योरिकल माइंडसेट क्या होता है, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था. तो वो लोग आप वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हो. तो यहाँ पे पूछा है कि एंटरप्रेन्योर्स का रोल क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में. आप मुझे एक बात बताओ, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो ट्रेडिंग करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाते हैं, फर्म्स को चलाते हैं. तो जब वो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं उसकी वजह से वो इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं. इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से, कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में वो माल बेचता है. एज काइंड ऑफ, अगर मैं एग्जांपल लूँ यूएसए का, तो यूएसए में आप सभी को पता है डॉलर चलता है. तो डॉलर का मतलब आज मैं एक नॉमिनल रेट बताऊँ तो अराउंड अराउंड 80 रुपये, मतलब 1 रुपए की जो कीमत है वो आपकी 80 रुपीज के अराउंड है. 80 रुपीज का मतलब एक जो वहां पे $1 है वो यहाँ पे 80 रुपए का माना जाता है. ठीक है, 80 रुपीज आप मान सकते हो. तो वहां पे कितनी ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री में डॉलर की कितनी ज्यादा वैल्यू है, राइट. तो इसका मतलब ये है, जब हम अपनी कंट्री से एक्सचेंज करते हैं तो वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अच्छा लेवल का ग्रोथ लेके आता है. तो इसमें कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो एसेंशियल है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर्स. जो कि आपका क्या करते हैं, देखो सबसे मेन है तो वो इनोवेशन करता है. मैंने कल की क्लास में भी अच्छे से पढ़ा था कि इनोवेशन यानी नए नए तरीके, इनोवेशन का मतलब होता है नए नए तरीकों को जनरेट करना, उनसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के नए नए तरीकों से अपना बिजनेस करना. ठीक है. तो वो जो होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं ऑब्वियसली. तो हमारी कंट्री का जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में और भी ज्यादा जीडीपी बढ़ता है. सिंपल सी बात है. और ये सब चीजें तो आप अपने डेली लाइफ में भी समझ जाते हैं, डेली लाइफ से भी जानते, रिलेट कर सकते हो कि हमारी कंट्री में कैसे एंटरप्रेन्योर जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में. वो अपॉर्चुनिटीज लाता है लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में और जॉब्स क्रिएट होती है, उसकी वजह से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. तो ये सारी चीजें आप अपने मन से भी मतलब लिख सकते हो, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं. तो कहता है कि एज अ इनोवेटर यानी कि नए नए तरीकों को इनोवेट करने वाले को इनोवेटर कहता है. क्या रोल है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है.
नेक्स्ट आपसे कहता है कि जो इनोवेटर्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि वो होते हैं जो नए नए आइडियाज को क्रिएट करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ के उस पर काम करते हैं। तो ये वही लोग होते हैं इनोवेटर्स। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, नई नई सर्विसेज को, नई नई प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है मार्केट को क्रिएट करते हैं, नई नई मार्केट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है कि ये जो है वो कस्टमर्स की चॉइसेस को एनहेंस करते हैं। यानी कि आप एक बात बताओ, ये ना कस्टमर्स की चॉइस को और वाइड करता है, वाइड मतलब कि और भी ज्यादा बढ़ाता है। आप नई नई चीजें लाओगे तो कस्टमर्स की, जो आपको पता है कि अगर आप अपने घर में भी अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास ज्यादा चॉइसेस होती है ना, तो आपकी जो चॉइस करने की जो क्षमता होती है ना, वो और बड़ी होती जाती है और चॉइस वाइडर होती जाती है। तो इसमें यही बता रहा है कि ये जो है वो एनहेंस करता है कस्टमर्स की चॉइसेस को। नेक्स्ट आपसे कहता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी। ऑब्वियसली अगर आप इनोवेशन के तरीके से देखोगे, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करोगे, तो यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी भी आपको एडवांस करनी पड़ेगी उसी तरीके से, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इनोवेट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आप सभी को सिर्फ कॉमन एग्जाम्पल से क्लियर कर रही हूँ, बाकी आप इसे अच्छे से पीडीएफ से रीड कर सकते हो। मैं पीडीएफ यहाँ पे टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा यूनिट नंबर 1 का पीडीएफ। तो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीडीएफ है, डोंट वरी, आपको इस पर बिल्कुल भी ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली भी अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलिए, उसके बाद फिर आता है कि ये जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली नई नई चीज़ों को आप जितना ज़्यादा आप इनोवेट करोगे, उतना ज़्यादा उस पर रिसर्च काम करना पड़ेगा, उतना ही डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे एनहेंस होती है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका पैरामोटिकल है, पैरामोटिकल जो भी लिखा हुआ है, ये मुझे ऐसे वो मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जो आपके रिलेटेड होते हैं, ये मेडिसिन है, आप सभी को पता होगा। तो ये जो है वो बायोटेक के इनोवेशंस करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये वही बता रहा है कि जो इनोवेट करते हैं ना चीजों को, उस पर रिसर्च भी करना पड़ता है, उसको डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनोवेटर से रिलेटेड हुई। क्लियर है? बाकी देखो, यहाँ पे डिसरप्ट करता है एग्जिस्टिंग मार्केट। अब आप एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज की इनोवेशन कर दोगे, तो जो आपके एग्जिस्टिंग मार्केट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये जो मैं एक एग्जांपल दूं कॉमन से, डिजिटेक का माइक है। तो ये माइक अगर फॉर एग्जांपल एडवांसमेंट हो गई, कोई अच्छी कंपनी का माइक आ गया मार्केट में, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको हार्म तो होगा ना। अब जैसे डिजिटेक है, उससे भी अच्छी कोई कंपनी आ गई, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा चर्चा में चलेगी, तो डिजिटेक का कहीं ना कहीं जो काम है वो नीचे हो जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स है ना, उनको भी कई बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस इनोवेशन के तरीके से। तो अगर इसका एक नेगेटिव पॉइंट आपके एग्जाम में आया तो आप ये लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आता है कि इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि जो है ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे से बढ़ाता है, मतलब और नई चीजों को इनोवेट करता है। एफिशिएंसी यानी कि जो आपकी काम है वो कम पैसों में हो जाए, एफिशिएंट तरीके से हो जाए, प्रोडक्ट मतलब ज्यादा निकले, मतलब प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा हो और जो वेस्टेज है वो कम हो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो ऑब्वियसली। और नेक्स्ट, ये तो आपका था ओवरऑल की इनोवेशन के तरीके से आपके कैसे यहाँ पे काम होता है। तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ से भी रीड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका पॉइंट नेक्स्ट आता है आपके पास कि ये जनरेट कैसे करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। मैंने आप सभी को बता दिया कि ये इनोवेट करते हैं नई नई चीजों को, तो वहां पे लोगों की जरूरत होती है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है। तो ये लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के लोगों को दे देते हैं। हाँ भाई, आप फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी तैयार करी, आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल माइक का एग्जाम्पल देते हो, आपने डिजिटेक कंपनी बनाई, इनोवेट करी आपने नई चीजों को। जब आपने इनोवेशन करी तो आपको लोगों की जरूरत होगी, लेबर्स की जरूरत होगी, आपको मशीन्स की जरूरत होगी, आपको बहुत सारी चीजों शॉप की, जैसे आप सभी ने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है कि आप सभी को सुपरवाइजर की जरूरत होगी, आपको बहुत सारी चीजों की, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजों की जब आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे लेबर्स हैं, अब लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल गई आपकी वजह से, आपने इनोवेट किया, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई है। तो दिस इज कॉल्ड, आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए लोगों के लिए काम कर दिया। तो इसमें यही बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली यार, आप नई नई चीजों को जब आप इनोवेट कर रहे हो, तो आप लोगों को आपको जॉब देनी ही पड़ेगी। आप लोगों के बिना काम कैसे कर सकते हो? ठीक है, अब आप ये कहोगे कि आज के टाइम में मशीन्स टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा है कि काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। बट आप एक बात मुझे बताओ, आप कोई भी चीज तैयार कर रहे हो, जब तक आप एज अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स वहां पे काम नहीं करेगा, वो मशीन के अंदर इनपुट को डालेगा ही नहीं, तो आउटपुट कैसे आएगा? सिंपल सी बात है। तो वो यही सारी चीजें इसमें कहते हैं। जैसे कि आपके पास आगे के बिजनेस स्टार्टअप्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बिजनेस स्टार्टअप्स। बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप्स का मतलब होता है किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करना, और छोटा मोटा बिजनेस से आगे जाकर आपको पता है बड़े बिजनेस में बदलता है। क्लियर है? तो इसमें कहता है बिजनेस स्टार्टअप जो है वो एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। अब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले ही काम करोगे, वहां पे आपको बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत सारे लेबर्स को, बहुत सारे आपको एम्प्लॉयज को आपको हायर करना पड़ेगा। तो इससे लोगों के पास
अपॉर्चुनिटी आएगी एम्प्लॉयमेंट की। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि डाइवर्स जॉब रोल। अब मैंने आपको बताया कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बिजनेस में सिर्फ एक बंदा आप एक हो और आप एक मालिक और एक काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे आपको सुपरवाइजर्स की जरूरत है, शॉपकीपर्स की, मतलब काफी लोगों को, बहुत सारी चीजों लोगों की जरूरत होती है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है बिजनेस टाइप। अगर आपको छोटा सा बिजनेस है तो आप एक नौकर रख लेते हो और एक आप हो मालिक, इनफ है। बट अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आपको बहुत सारे जैसे ऑडिटर्स को हायर करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों के लिए। तो ये बिजनेस टाइप पे जो है वो आपका बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इसमें कह रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से भी आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का मतलब है कि इनडायरेक्ट तरीके से आप कैसे चीजों को, मतलब इनडायरेक्ट कैसे आप लोगों को हायर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आप ना, मतलब कोई ऐसा काम है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सुपरवाइजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हमेशा आपकी कंपनी में एंगेज नहीं रहेंगे। वो एक प्रॉपर उनका काम होगा, कोई उनका छोटा मोटा काम होगा, वो आए और वो आपसे करके चले गए, सिंपल है। बट उनको उस समय के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली ना, तो वो कहता है कि वो इनडायरेक्ट तरीके से है। जैसे कि कोई ऐसी चीज जो आपके लिए डेली काम नहीं कर रही है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जो आपके ये जो है वो आपके इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर्स होते हैं, ये जो आपके शॉपकीपर्स एंड ऑल होते हैं, ये सामने काम नहीं करते हैं। ठीक है। इनका काम का कोई मतलब आप देख के पता नहीं कर सकते हो, बट ये आपके काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी एज एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली सर्विसेज जो लोग देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम, जैसे कस्टमर केयर, फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर केयर का दूं, तो कस्टमर केयर से आपने कभी बात करी होगी, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने में, तो वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर होता है, आप उससे बात करते हो। क्लियर है। तो ये जब आप उससे बात कर रहे हो, मतलब आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया, आप उससे प्रॉब्लम अपनी शेयर करी, वो आपको कंक्लूजन देता है दिस इज सॉर्टेड। ठीक है। तो वो कस्टमर केयर हायर किस पे है, वो प्रोडक्ट पे हायर किया हुआ है। तो वो यही बताता है कस्टमर केयर जो है वो आपको सर्विसेज दे रहा है, बट वो इनडायरेक्ट तरीके से सर्विसेज दे रहा है। तो ये इसका भी पार्ट हो सकता है कि आपका वो एंगेज है उस प्रोडक्ट को बनाने में, पर इनडायरेक्ट तरीके से। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके पास कहता है स्किल डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे देखो, जब आप किसी भी पर्सन को हायर करते हो बिजनेस में या फिर किसी भी तरीके से, आप ट्रेनिंग, उसे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसका आपको डेवलपमेंट, उसका आपको स्किल उस तरीके से प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो यही सारी चीजें यहाँ पे बता रहा है, आप इसे एक बार रीड कर सकते हो। इसमें कह रहा है कि इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट। देखो, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जो आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस तरीके की एम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से एक इंक्लूसिव ग्रोथ भी होती है। आपने कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पे वो ग्रोथ होती है जो आप हर तरीके से किसी पर्सन का ग्रोथ करते हो, पर्सन का ग्रोथ करते हो, साथ में उसकी डेवलपमेंट भी करते हो। ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ वो होती है ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है हमारी कंट्री में अभी तक इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आ पाई है, वो अभी प्रोसेस में ही है। और इंडिया का जो मेन, मैं थोड़ा सा अगर आपको इंडिया का स्ट्रक्चर बताऊं, इंडिया का जो मेन जो एम है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर आना है अपनी कंट्री में। इसका मतलब होता है कि जो यूथ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रोथ ना, उसका साथ में डेवलपमेंट भी। क्लियर है। तो इसमें यही कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है लोगों के लिए, ऑब्वियसली। जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी नॉमिनल ग्रुप के लिए, ये वुमेन्स के लिए भी है, यूथ के लिए भी, पीपल के लिए भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब सारी चीजों, सारे लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक नॉमिनल कैटेगरी के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे कहता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, यानी कि जैसे स्टार्टअप्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये सब आप रीड कर सकते हो। ठीक है। बाकी कहता है कि ये देखो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हो गई हैं खत्म। और बाकी लास्ट एक पॉइंट आपके पास कहता है इकोनॉमिक रेजिलियंस थ्रू जॉब डाइवर्सिफिकेशन। जॉब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप जॉब को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब पे, दूसरी जॉब से। टर्मिनेशन ये है, डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि अच्छे लेवल। ठीक है। और टर्मिनेशन का मतलब होता है कि टर्मिनेट होगा एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब। बट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने अपने लेवल से ऊपर प्रमोट काइंड ऑफ दैट। ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि आप जो है वो इकोनॉमिक रेजिलियंस के थ्रू आप जॉब को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। अगर आपके इकोनॉमिक सेक्टर अच्छा है, आपने एक जगह स्किल सीखी है, उसके बाद आप अपनी जॉब को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ऊपर लेवल पे प्रमोट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सिर्फ आप रीड आउट कर सकते हो, मच इनफ है। मैं ये नहीं कहूंगी, आप एक बार अच्छे से यहाँ से रीड आउट करो, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये, बहुत शॉर्टेड सिंपल नोट्स हैं। उसके बाद आप जाके एक बार अच्छे से अपने मॉड्यूल, आपके पास सॉरी जो आपके पास बुक होगी, मटेरियल जो भी आपके पास, उसके थ्रू आप अच्छे से रीड करना, आपका ये काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट आता है कि क्या इम्पैक्ट आता है, ये तो आप खुद रीड करना। एक कंबाइंड इम्पैक्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है।
इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या ओवरऑल जो पड़ता है वो आपका इनोवेशन, मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है, जॉब बढ़ती है भी हमने डिस्कस कर लिया, वेल्थ जनरेशन होता है, वेल्थ मतलब कि जो आपकी हेल्थ और वेल्थ जो ना हम कहते हैं कि यानी कि आपका पैसा, आपकी जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो सारी चीजें बढ़ना, दिस इज वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इकोनॉमिक रेजिलियंस, ये हमने चारों पॉइंट्स पढ़ लिए, आप इसे अच्छे से एक बार रीड कर लेना। क्लियर है, एग्जाम में ज्यादातर आ जाता है कि क्या कंबाइंड इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो कि आपका एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो ये तो आपका हो गया आधा चैप्टर कंप्लीट। अब हम जाते हैं कंप्लीटिंग एंड सप्लीमेंट, सॉरी, सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब है कि आप क्या ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या समझते हो? आप मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमी में आपका बढ़ोतरी होना। अब इकोनॉमिक, अगर मैं छोटी सी आपसे बात डिस्कस करूं, चलो आप नोट्स को मत देखो, आप मुझसे बात करो, आप एक बात बताओ मुझे, इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या समझते हो? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री में ग्रोथ तो हो रही है, साथ में डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, एक हमारे पास, हमने छोटी क्लासेस में, आपने क्लास 12 में जरूर पढ़ा होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में दोनों में फर्क क्या होता है। डेवलपमेंट में ये सिर्फ देखो, ग्रोथ में होता है आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आप काम करो, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, पर डेवलपमेंट में क्या फर्क है कि आप ग्रोथ तो हो रही है, साथ में आपके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो जा रहा है, लोगों की हेल्थ बेकार हो रही है, लोगों को एजुकेशन मिल ही नहीं रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं का वहीं है, तो ऐसा ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ बेसिकली, देखो इसमें ये कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसे एक्ट करते हैं मल्टीपल एरियाज में। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से, वो प्रोडक्टिविटी को भी एनहेंस करते हैं, इनोवेशंस को भी लाते हैं, तो काफी चीजों पे वो ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो ये देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जॉब बढ़ रही है, पर लोगों का कुछ बदल नहीं रहा, लोगों की लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लोग जॉब कर रहे हैं, वो वाला सीन है कि 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 15,000 रुपए की तनख्वाह है, महीने में आते आते खर्च हो जाती है, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में डेवलपमेंट करने का मतलब है कि आपको अपने लिविंग और स्टैंडर्ड को भी बदलना है। क्लियर है, तो सिर्फ मेरा कहने का ये मतलब, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था 9 to 5 वाला, डोंट बी सीरियस फॉर दैट ओनली। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये जो है वो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है। जैसे प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहेंस करता है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि इनोवेशन करता है, टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, एफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन। एफिशिएंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन का मतलब है कि वो जो है वो रिसोर्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, वेस्टेज नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये है। बाकी आगे कहता है कि दिस मिनिमाइजेस वेस्टेज, मैंने आपको बताया वेस्टेज कम करता है, मिनिमाइज करता है वेस्टेज को, और आउटपुट को ज्यादा एनहेंस करता है। आई थिंक चार्ज हो, वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट याला माइक आई थिंक मेरा चार्ज नहीं था, तो मैं इसलिए ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से आवाज आ रही होगी, वो मेरा माइक थोड़ा, उसकी बैटरी कम हो गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वेस्टेज को मिनिमाइज करता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बूस्ट करता है, और आउटपुट को ज्यादा करता है। क्लियर है, नेक्स्ट आपके पास नई मार्केट्स को क्रिएट करता है, ये सब हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आप इसे मार्केट को एक्सपेंड करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है इकोनॉमी को, मैंने आपको बताया, नई नई इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस करता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे कम रिलायंस होते हैं, और आप कहते हो मॉडर्न इंडस्ट्री पे, मॉडर्न सेक्टर्स पे, जैसे आप टर्शरी सेक्टर कहते हो, सर्विस सेक्टर पे ज्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आप जैसे कि अब एक एग्जांपल भी आप बहुत अच्छा दे रखे कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उन्होंने अब फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम कर दी है, सोलर पैनल्स पे ज्यादा कर दिया। आप सभी को पता होगा, सबके यहाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल के यहाँ सोलर पैनल्स लगते हैं। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स के थ्रू उन्होंने डिपेंडेंसी कम कर दी है, मतलब जैसे पहले ज्यादा डिपेंडेंसी थी, तो ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। आपको पता है अपनी कंट्री सबसे ज्यादा रिलायबल होती है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, तो आपकी जो कंट्री है वो अच्छी प्रोडक्टिविटी कर रही है। इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मतलब हम अपनी कंट्री से ज्यादा माल दूसरी कंट्री में दे पा रहे हैं, हमारी कंट्री में पैसा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। और इंपोर्ट करने का मतलब आप सभी को पता होगा कि दूसरी कंट्री से हम सामान मंगा रहे हैं। जब हमारी कंट्री इन टर्म्स ऑफ वो थी, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो आपकी कम थी लोगों से और कंट्रीज के थ्रू, तो वहां पे हम इंपोर्ट ज्यादा करते थे, बट अब हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पैसा ज्यादा आता है दूसरी कंट्री। क्लियर है, इंटरनेशनल ट्रेड मैंने आप सभी को बता दें, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करना, ये हम इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव को इंप्रूव करता है, यानी कि अगर आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑब्वियसली ट्रेड करोगे, तो आपका जो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन बढ़ेगा और वो अच्छे से इंप्रूव भी होगा। क्लियर है,
नेक्स्ट आपके पास कहता है कि एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, यानी कि दूसरी कंट्री के, अब ऑब्वियसली अगर आप दूसरी कंट्री में माल दोगे तो दूसरी कंट्री वाले आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, क्यों ना अच्छा रिटर्न मिले, अगर आप इतने वाइबल हो कि दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके। क्लियर है? तो यही सारी चीजें हैं कि ये आप रीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पॉइंट है, आई थिंक लास्ट है, नहीं सेकेंड लास्ट पॉइंट है। क्लियर? ठीक है। बाकी आपको ना इतना बस आप देखो, आप नोटिस कर रहे हो सारी चीजें कॉमन ही है, बस आपको एक बार अगर आप रीड कर लोगे दिस इज कंप्लीटली श्योर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रिंगिंग अबाउट सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब होता है लोग कैसे रहते हैं, मतलब सोशली आप क्या चेंज कर पा रहे हो, बेसिकली यही कहता है। सो एक्चुअली सॉरी, मेरे घर में अभी लाइट चली गई है तो इस वजह से मैं बाय कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है। इफ़ देखो, हम पढ़ रहे थे ब्रिंगिंग अबाउट सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी में आप एज अ एंटरप्रेन्योर क्या चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सोसाइटी में एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। मैंने आप सभी को बताया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे लिखा हुआ, आप जैसे देख सकते हो। ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों का इंप्रूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट को नए नए तरीकों से लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है। मैंने आपको बताया उनके स्किल्स पे। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ का इनोवेशन करते हो, मतलब नया तरीका लाते हो, उसके लिए आपको लोग लगता है, लेबर्स लगते हैं, जिनकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाती है। क्लियर है? यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज मिलता है, मतलब नए नए स्टार्टअप्स खुलते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मतलब जो जिस तरीके से लोग रह पा रहे थे वो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि आप अच्छे अच्छे गुड्स, अच्छे अच्छे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल कि मोबाइल पेमेंट्स को, जैसे कि पेटीएम के थ्रू आज गांव में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी पेमेंट के लिए लोग क्यूआर देते हैं, मतलब क्यूआर प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे भी पेमेंट का अच्छा खासा जो सिस्टम है वो फ़ोन के थ्रू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें एनहेंसमेंट हो रही है, यानी कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो इनकम लेवल्स है वो लोगों के बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। महंगाई आपको पता बढ़ रही है तो लोगों के इनकम ऑफ लेवल भी जो है वो बढ़ रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे सोशल चेंजेस आ रहा है सोसाइटी में। ऑब्वियसली सोशल चेंजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो सोसाइटी के एक आपने सुना होगा ज़रूर, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपका। जो आपका NGOs होता है। क्लियर है? तो मैंने अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, मैंने आपको बताया आज के टाइम में मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है। मैं मतलब ऑन द पब्लिक स्पीकिंग भी मैं बोल सकती हूँ। तो मैंने अपनी जो इंग्लिश है वो मैंने NGO से ही, मतलब एक NGO प्लेटफॉर्म चलता है, दिस इज़ FEA, वहाँ से मैंने कंप्लीट करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 ईयर का ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया हुआ है इंग्लिश में। तो इसका मतलब यही कहलाता है कि ये जो है वो आपका सोशल चेंजेस में आता है कि आपने सोशल क्या एंटरप्रेन्योरशिप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे एजुकेशन लेना, मेडिकल फैसिलिटीज़, आपको पता है छोटे छोटे मौलाना क्लिनिक्स भी खुलते हैं अब तो, जिसे मोहल्ले के क्लिनिक्स, जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एक NGOs है जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट मिलता है। आप सभी को पता है अब तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, मतलब अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, तो वहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर भी है। तो वही इसमें बताता है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो ये सब सोसाइटी में अपग्रेडेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आप सभी के पास आता है प्रोमोटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। यानी कम्युनिटी मतलब कि जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, उसको डेवलप करने का प्रमोट करता है। यानी कि सॉरी, इसका मतलब है कि ये जो है वो आपके जो लोकल एरियाज़ हैं, जो लोकल जो सोसाइटी में जो आपका डेवलपमेंट है, जो इनइक्वालिटी लोगों के बीच में फैली हुई है आज के टाइम में, आप सभी को पता होगा इतनी ज़्यादा लोगों के माइंड में इनइक्वालिटी फैल चुकी है, उसको हम कम करते हैं यहाँ पे, जो कम्युनिटी लेवल पे है, लोकल लेवल पे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे वही बताता है कि इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटी सॉरी, जो सोशल डिस्पैरिटी, जो इकोनॉमिक जो लोगों के बीच में है, आगे हम पढ़ेंगे भी रीजनल रूरल जो डिस्पैरिटी है, यानी गांव और आगे मतलब क्षेत्रीय में जो डिस्पैरिटी है। तो ये सारी चीज़ें किसको बताता है? ये सारा आपका हो गया जो आपका बेसिकली यहाँ पे आप प्रमोट करते हो, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के लिए क्या काम करा है एंटरप्रेन्योर्स ने। क्लियर है? दिस इज़ योर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो बैलेंस करके रीजनल डेवलपमेंट करना। रीजन मतलब क्षेत्रीय डेवलपमेंट। आपको आज भी पता है कि गाँवी एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे
जो डेवलपमेंट है वो कैसे, आप आज भी आपको पता है कि गाँवों में लाइट नहीं आती, आप सभी को पता होगा, जो मतलब यूपी से हैं, जो यूपी के अंदर जो गाँवों से हैं वो मतलब बिलोंग कर पा रहे होंगे, इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है उन्होंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। रोल प्ले इस तरीके से किया है कि वो क्या करते हैं ना, वो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उन एरियाज़ में जो मोबिलाइज़ करते हैं, आप सब कह सकते हो। तो आप उन एरियाज़ में जैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो प्रमोट करते हैं गाँवी एरियाज़ में, जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो मतलब डेवलपमेंट हो सके। वहाँ पे जो लोग हैं, आप सभी को पता होगा, आप सभी को ही पता होगा, गाँवी एरियाज़ में जो है वो लाइट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सभी को पता है वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, जो वहाँ पे जो जिन रिसोर्सेज से, मतलब वहाँ पे जैसे कॉटन अच्छा हो गया या फिर एग्रीकल्चर आपको पता है वहाँ पे अच्छा होता है, तो वो उन्हीं चीज़ों से वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, वहीं वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अब स्टार्ट हो रहे हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, जो गाँव जो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाती वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के। तो ये वही सारी चीज़ें, वहाँ पे भी एक एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही होती हैं, क्लियर है। बाकी आपके पास कहता है कि ये जो है वो रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करता है। मैंने आप सभी को बताया रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है जो क्षेत्रीय लेवल पे जो भेदभाव होता है उस तरीके से, कि मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, कहीं कहीं डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो तरीके से। तो जहाँ पे कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, मैंने आप सभी को पता, रोड्स, पावर सप्लाई, और आप कह सकते हो लाइट्स एंड ऑल। आज भी मेरे गाँव में, मतलब मेरा नेदुला गाँव मतलब वहाँ से है, यूपी से, तो वहाँ आज भी लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी डिस्पैरिटी तो है रीजनल लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कहता है कि ये जो है वो एनकरेज करता है अर्बनाइजेशन को। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण करना, मतलब कि गाँवी एरियाज़ में भी शहर जैसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मतलब अच्छा वहाँ पे भी गाँव को भी शहर की तरीके से ट्रीट करना, क्लियर है। यहाँ पे कहता है कि वहाँ पे मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से इफेक्टिव तरीके से, बैलेंस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, एलोकेट करते हैं अच्छे तरीके से। हर एक जगह, एलोकेट का मतलब हर एक जगह पे उसे बांटना, अच्छे से वो हर जगह पहुंच जाए। सैटेलाइट टाउन, आप सभी को पता होगा पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड थे अपने फॉसिल फ्यूल्स पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, बट अब सोलर पैनल से, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से जनरेट कर पाते हैं। सोलर पैनल्स आप सभी को पता होगा आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल इसको यूज़ करते हैं, लाइक दैट। लास्ट हमारे पास पॉइंट आज का आता है, दिस इज़ कोलैबोरेट करना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उनको हर क्षेत्र में पहुंचाना। हर क्षेत्र में पहुंचाने का मतलब होता है कि हर जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पहुंच जानी चाहिए। जैसे कि रीजनल डेवलपमेंट्स हो गए, रीजनल मतलब जो इंसेंटिव देना रीजनल डेवलपमेंट्स के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पे हम अपने टूरिस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। टूरिस्टर को अट्रैक्ट करने का मतलब, जैसे अभी आपको पता होगा G20 समिट हुआ था, ठीक है, 2020 में। G20 समिट मतलब 23 में हुआ था आई गेस आप सभी का, और इसमें 20 कंट्रीज़ जो है वो शामिल थी, इस वजह से इसका नाम है G20। तो इसमें क्या था कि हमने ना बहुत ऐसे जोन, जैसे आप सभी को पता, प्रगति मैदान पे ऐसे जोन बनाए गए थे जिसकी वजह से आपकी जो टूरिस्टर्स हैं, जो मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज से, जो दूसरी कंट्री से लोग आए, वो वहीं पे बुलाए गए थे, और वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था जिसकी वजह से ऐसा लगे कि हाँ कि हमारी कंट्री पूरी की पूरी डेवलप है, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ वो एरिया वहाँ पे वो लोग डेवलप कर लेते हैं। तो यही होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करना, ठीक है। तो ये तो था आपका ओवरऑल पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। बाकी आपका यूनिट नंबर 1 आपका आज कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इट कि आपका यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर्स है, मैंने एक कल करवा दिया था, मतलब लास्ट वीडियो में, और एक मैंने आज कंप्लीट करा दिया। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। बाकी कल मिलते हैं हम अपने न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2, दिस इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो कल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 मार्क्स का पूरा चैप्टर वो कवर करती है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ आप उसे मिस आउट मत करना। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर रही होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू all of your friends, classmates and peers whosoever has BCom BBA degree. Thank you everyone for watching this video. Thank you.